हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर। जैसे आप सभी जानते हैं कि हर शिफ्ट में 1 से 2 ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, तो आपकी जीडी एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ईडियम आता है हमारा अ बेड ऑफ रोजेस। तो बेड ऑफ रोजेस का मीनिंग होता है कि बहुत ही ईजी तरीके से किया हुआ कोई भी काम, अ सिचुएशन और एक्टिविटी दैट इज़ कंफर्टेबल और ईजी। तो आप इसे याद रखेंगे कि बेड ऑफ रोजेस होता है बहुत ही आराम तरीके से किया हुआ कोई भी कार्य। अगला है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट। मतलब कि एक अप्रत्यक्ष दुर्भाग्य जिसके अंत में अच्छा परिणाम निकले। मतलब आप उसे सोच रहे होंगे कि ये हमारे लिए बुरा हो सकता है, पर लास्ट में वो आपके लिए कुछ अच्छा साबित हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का अर्थ होता है कि बहुत ही ख़राब तरीका, और ब्लेसिंग मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब गुड हो आपके लिए। तो उसी का अर्थ निकलता है हमारा कि बहुत ख़राब में भी कुछ एक लास्ट में अच्छी चीज़ें छुपी होती हैं। फिर अगला हमारा ईडियम फ्रेजेस आता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग होता है अचानक से कोई भी चीज़ हो जाना, टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली एंड अनप्लीजेंटली। मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़ जो अचानक से हो जाए, उसी को कहा जाता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगला है अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो आप इसे याद रखेंगे, अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब विवाद का जड़, मतलब कॉज ऑफ क्वेरल, मतलब झगड़े का जो मेन कारण है उसी को बोला जाता है अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है हमारा अ चिल टू द हार्ट। अ चिल टू द हार्ट, इसका मीनिंग होता है टू मेक समवन अफ्रेड, मतलब किसी को डराना। तो आप इसे याद रखेंगे, अ चिल टू द हार्ट मतलब आप दिल से डर गए हैं, अत्यधिक भय में जो है वो डर जाना, अत्यधिक भय होना या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा डरा देना। अगला है अ केक वॉक, मतलब बहुत ही ईजी कार्य। तो अ केक वॉक मतलब होता है समथिंग वेरी ईजी, बहुत आसानी से किया जाने वाला कोई भी कार्य। अगला ईडियम आता है हमारा अ चाइल्ड्स प्ले। अ चाइल्ड्स प्ले का भी वही मीनिंग होता है जो कि अ केक वॉक का है और अ बेड ऑफ रोजेस का है। तो ये तीनों ईडियम जो है वो लगभग सेम है। तो आपने देखा अ चाइल्ड वॉक मतलब अ चाइल्ड प्ले मतलब होता है कि आसान कार्य, अ क्लोज शेव, फिर उसके बाद आता है क्लोज शेव जो कि है बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। तो मतलब अ क्लोज शेव आप कहीं से बाल बाल बचे हुए हैं, किसी एक खतरे से बाल बाल बच के निकलना, उसी को कहा जाए अ क्लोज शेव। अगला आता है हमारा अडिम अ डजन, एकदम सस्ता या अत्यधिक सस्ता। तो अडिम अ डजन मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो डजन के भाव में बहुत सस्ती मिल रही हो, तो आपने उसे ले लिया, तो इसी को कहा जाए अडिम अ डजन। मतलब अ वेरी कॉमन चीज़ जो कि कोई पर्टिकुलर उसकी वैल्यू नहीं है, मतलब कोई विशेष मूल्य नहीं हो, आसानी से आप उसे खरीद सकते हैं, मतलब बाई कर सकते हैं। अगला आता है हमारा जो कि है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है कि कोई छुपा रुस्तम निकलना, जो कि अनएक्सपेक्टेड विनर हो सकता है। मतलब कि अगर घोड़े की रेस हो रही है तो सबसे पीछे वाला जो घोड़ा है वो अचानक से सभी घोड़ों को पीछे करके खुद रेस जीत जाए, तो उसी को इस ईडियम से हम देख सकते हैं अ डार्क हॉर्स। तो इसका मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज़ या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अनएक्सपेक्टेड विनर के तौर पे आगे निकल जाए। आपने देखा अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। फिश आउट ऑफ वाटर, तो इसका मतलब होता है कि एक कोई ऐसी सिचुएशन जो कि कंफर्टेबल ना हो, तो आप इसे उस तरह से याद रखेंगे कि फ़िश को वाटर से बाहर निकाल दिया जाए तो फ़िश की कंडीशन जो है वो ख़राब हो जाती है, तो मतलब वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में है या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है। तो यहीं से आप याद रख लीजिए, अ फिश ऑफ वाटर का मीनिंग होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब कि कोई एक ऐसा नट है जो आपसे क्रैक नहीं हो रहा है, तो उसी को कहा जाता है कठिन कार्य करना। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व और अंडरस्टैंड मतलब कि कोई एक ऐसी समस्या है जिसको हल करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर जिसको आसानी से सॉल्व नहीं किया जा रहा है। अगला है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब एक आदमी के पास सिर्फ स्ट्रॉ है, तो वो क्या हुआ, बहुत ही गरीब हुआ। तो आप इसे याद रखेंगे, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब उसके पास सिर्फ स्ट्रॉ है या फिर कोई पीने की चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही गरीब है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो आपने देखा हमने इस स्लाइड में किया कुछ इडियम जो कि हम फिर से रिवाइज करते हैं। अ बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ईजी कार्य करना, बहुत ही आसान कार्य करना। अगला है हमारा अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है कुछ बुरी चीज़ों में कुछ आपके लिए अच्छा छुपा होना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है कि कोई अचानक घटने वाली कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी इंसिडेंट जो अचानक से हो जाए। अगला है अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का जो मेन कारण होता है, उसी को अ बोन ऑफ कंटेंशन कहा जाता है। अ चिल टू द हार्ट, अ चिल टू द हार्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा किसी को डरा देना या फिर उसके कारण डर जाना। अ केक वॉक मतलब ईजी कार्य, बहुत ही आसानी से किया जाने वाला कार्य। और चाइल्ड्स प्ले, इसका भी मतलब सेम होता है, ईजी कार्य या फिर बहुत ही आसानी तरीके से किया जाने वाला कोई भी आसान काम।
फिर है अ क्लोज शेव, मतलब बाल बाल बचना। नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब आप खतरे से बस जरा सही या फिर बाल बाल ही बच पाए हैं। अ डिम अ डजन, इसका मतलब होता है कि बहुत ही कोई सस्ती चीज़ है जो डजन के भाव आप लेके आ गए हैं, मतलब वेरी कॉमन होना, आपके लिए वो चीज़ बहुत ही कॉमन है। अगला है अ डार्क हॉर्स, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अनएक्सपेक्टेड जीत जाए या फिर विनर हो जाए, उसी को अ डार्क हॉर्स के नाम से जाना जाएगा। अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये काफ़ी सिंपल है, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब एक फ़िश को आप पानी से बाहर ले आइए तो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो जाएगी। फिर उसके बाद है हार्ड नट टू क्रैक, जो कि है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व और अंडरस्टैंड, मतलब कि कोई एक ऐसी समस्या जिसको क्रैक नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत ही मुश्किल हो रही है उस समस्या को सुलझाने में। फिर अगला आता है हमारा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब एक आदमी के पास सिर्फ स्ट्रॉ है, उसके पास पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब वो काफ़ी गरीब है या फिर उसके पास धन नहीं है। तो आपने देखा, हमने इसमें कुछ स्लाइड में ईडियम देखे, तो इस स्लाइड का ईडियम जो है वो आपने देख लिया, उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले ईडियम्स की तरफ, जो कि आता है अ 9 डे वंडर, मतलब अ 9 डे वंडर का मतलब होता है समथिंग दैट बिकम पॉपुलर ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पर वो कुछ ही दिनों के लिए है, मतलब कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, तो उसे 4 दिन की चांदनी जिसे हिंदी में कहा जाए तो वही होता है। अ 9 डे वंडर आप याद रखेंगे कि बहुत ही कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए अच्छी है पर वो कम समय के लिए है। अगला है अ रेड लेटर डे, मतलब कि वेरी स्पेशल डे। रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है कि बहुत ही स्पेशल दिन है वो आपके लिए, मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी तो उस पर रेड कलर से कुछ लिखा होगा तो वो आपके लिए काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि उस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, तो आप इसे उस तरह से याद रख सकते हैं। और रेड लेटर डे, उस पर रेड से लिखा होगा तो आप इसे याद रख सकते हैं कि वो काफ़ी स्पेशल दिन है। फिर अगला आइडियम है हमारा अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब कि आपकी के ही पास में कोई छुपा धोखेबाज रहना, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास मतलब आस्तीन का सांप होना, मतलब वो आपके ही साथ है पर आपको धोखा दे जाएगा। अ ट्रीचरस पर्सन, आप इसे ऐसे याद रख लीजिए। अ स्नेक इन अ ग्रास मतलब कि अ ट्रीचरस पर्सन जो आपको धोखा देने वाला है। अगला है अ स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब थोड़ी दूर पर। और शॉर्ट डिस्टेंस, और स्टोन्स थ्रो मतलब कि आप एक बहुत बड़े पत्थर को फेंकेंगे तो बहुत ही कम दूरी तक जाएगा, तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। ये कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं जिससे आपको ईडियम से याद रखने में आसानी होगी। तो ये स्टोन्स थ्रो आपने याद रखा कि बहुत बड़ा अगर पत्थर हम फेंकना चाहें अपने हाथों से तो वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक जाएगा, मतलब कम दूरी तक जाएगा, तो इसी का मतलब होता है अ स्टोन्स थ्रो मतलब अ शॉर्ट डिस्टेंस। अगला है एट ड्रैगर्स डाउन, तो एट ड्रैगर्स डाउन मतलब होता है कि कट्टर शत्रुता, मतलब आपकी उस व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है। टू हैव बेटर एनिमिटी, तो आप इसे याद रखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आप उससे दुश्मनी रखते हैं या फिर आप उससे नफरत करते हैं। एट ड्रैगर्स ड्रॉन। अगला है अ वाइट एलिफेंट, मतलब कि कॉस्टली है पर उसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो आप इसे याद रखेंगे कि अ वाइट एलिफेंट होता है कॉस्टली बस नो यूज़। फिर अगला है अ वाइल्ड गूस चेस, मतलब कि अ वर्थलेस हंट और चेस, मतलब कि निष्फल प्रयास करना या फिर उसकी प्रयास में आगे जाना, मतलब कि आप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं फिर भी आप उसी से प्रयास कर रहे हैं, तो वाइल्ड गूस चेस का मीनिंग यही होता है कि आप प्रयास कर रहे हैं पर आप उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है आपको। अगला है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब होता है टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, तो आप इसे याद रखेंगे। ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब दुख में और अधिक दुख दे देना, तो आप इसे हिंदी मुहावरे की तरह भी याद रख सकते हैं कि इंजरी हो गई है उस पर आप नमक डाल रहे हैं, मतलब जले पे नमक डालने वाला जो मुहावरा है उससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी, दुख को और बढ़ा देना, मतलब बैड सिचुएशन है, आपने उस सिचुएशन में और कुछ गलती करके उसे वर्स बना दिया। अगला है अल्मा मैटर, तो अल्मा मैटर होता है कि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। अल्मा मैटर से आप माँ को याद रख लीजिए, क्योंकि माँ हमारी सबसे पहली टीचर होती है जो हमें बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, तो इस तरह से अल्मा मैटर मतलब माँ हमारी पहली लर्निंग टीचर होती है। फिर उसके बाद है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, मतलब आपके पास कोई सेल्फिश रीज़न है जिसकी वजह से आप वो काम कर सकते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब कि एक्स मतलब आप कुल्हाड़ी से याद रख लीजिए, आप पेड़ काटने जा रहे हैं तो आपका भी कोई रीज़न होगा, क्योंकि आप पेड़ काट के लाएंगे तो खाना बनाएंगे या फिर कुछ उसका चेयर या फिर टेबल बनाएंगे, तो आपका भी एक सेल्फिश रीज़न है, तो आप उसे याद रख सकते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब आप एक्स लिए हुए हैं तो आप पेड़ काटेंगे और आपका भी कुछ उसमें सेल्फिश रीज़न जो है वो छुपा हुआ है। फिर उसके बाद है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी होना, समवन वेरी प्रीशियस और डियर, तो आप इसे याद रखेंगे, समवन इज़ वेरी प्रीशियस और डियर। एप्पल्स ऑफ वन आई मतलब कि आँखों का तारा, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय है।
फिर अगला जो है हमारा ईडियम है वो है एट वंस विट्स एंड, मतलब कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्या करना है हमें नहीं पता। जैसे कई बार लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं पर उन्हें सही से नहीं पता कि हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, हमें किस तरह से अपने स्टडी को देना चाहिए, तो वो काफ़ी उलझे हुए रहते हैं। तो आप उनसे याद कर लीजिए कि एट वंस विट्स एंड, मतलब कि हम इस तरफ रहें या फिर इस तरफ जाए तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हमें आगे क्या करना है। तो इसी के लिए ये ईडियम यूज़ हो सकता है, एट वंस विट्स एंड, मतलब उलझन में होना या फिर हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा इस स्लाइड का हमारा ईडियम पूरा होता है। एक बार हम लोग इसे रिवाइज़ करते हैं। तो 9 डे वंडर से स्टार्ट था हमारा। तो 9 डे वंडर मतलब 4 दिन की चांदनी, हमें बहुत अच्छी चीज़ है पर मेरे लिए कम टाइम के लिए। और रेड लेटर डे काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए क्योंकि उस दिन हमारा ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। और स्नेक इन अ ग्रास मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ में ही है, छुपा हुआ है, वो धोखा दे देगा आपको एक टाइम के बाद। फिर स्टोन्स थ्रो, बहुत बड़ा पत्थर हम ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकते इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस तक जाएगा। एट ड्रैगर्स ड्रॉन मतलब बहुत ही कट्टर शत्रुता आपके पास उसके लिए बहुत ही नफरत भरी हुई है। और वाइट एलिफेंट महंगी है, वस्तु है महंगी है पर किसी यूज़ की नहीं है, आप इसे ऐसे याद रख लीजिए। और वाइल्ड गूस चेस मतलब आप जो प्रयास कर रहे हैं वो व्यर्थ जा रहा है। और वाइल्ड गूस चेस एड इंसल्ट टू इंजरी, दुख को और अधिक बढ़ा के उस सिचुएशन को और बेकार कर देना और ख़राब कर देना। अगला है एल्मा मैटर, मतलब जो पहला स्कूल या पहला इंस्टीट्यूशन होता है जैसे कि माँ, तो एल्मा में माँ आ रहा है तो आप इसे याद रखिए कि माँ हमारी पहली टीचर है जो हमें बोलना चलना सब कुछ सिखाती है। एन एक्स टू ग्राइंड, आप एक्स लेके जंगल में जा रहे हैं पेड़ काटने क्योंकि आपका कुछ सेल्फिश रीज़न है, आप पेड़ काट के बेच सकते हैं, उससे चेयर बना के आप उस पर बैठ सकते हैं, बेच सकते हैं टेबल पे, तो ऐसे ही आपका कुछ सेल्फिश रीज़न है। फिर अगला है एप्पल्स ऑफ वन आई, मतलब बहुत प्यारा होना या फिर किसी की आंखों का तारा। एट वंस विट्स एंड मतलब कि उलझन में पड़ जाना कि हम ना इस तरफ के हैं ना उस तरफ के हैं, हम तो बीच में फंस गए, मतलब हमें नहीं पता कि अब आगे क्या करना है। फिर अगला हमारा अगली स्लाइड का ईडियम आता है एट स्नेल्स पीस। तो एट स्नेल आपने देखा होगा, स्नेल जो है कि बहुत धीरे धीरे चलता है, तो आप उसे याद रख लीजिए कि बहुत स्लोली तरीके से कोई चीज़ करना। तो एट स्नेल पेस मतलब कि स्नेल की गति से चलना। एट अ ड्रॉप ऑफ द हैट, तो एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब कि पलक झपकते ही, विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, पहले बिना योजना बनाए। तो आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी और आपने तुरंत कर दी, ना उसका कुछ प्लानिंग बनाया ना उसको कैसे देखा कि कैसे होना है कैसे होता है, तो आपने तुरंत उसे स्टार्ट कर दिया। तो एट अ ड्रॉप ऑफ हैट, जैसे ही पलक झपका आपने उसे स्टार्ट कर दिया, तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है कि आखिरी समय पे कोई काम करना। जैसे जो 12 है हमारी घड़ी में 12 बजता है, उससे ठीक पहले 11 होता है, तो ठीक पहले मतलब आखिरी समय में कोई किया जाने वाला कोई भी कार्य, तो आप इसे वैसे याद रख लीजिए एट द 11th आवर, मतलब कि हमने ये काम किया पर है आखिरी समय में जाके किया। फिर उसके बाद आता है बैक टू स्क्वायर वन, मतलब दोबारा से शुरू करना। टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि हमने ये रेस कंप्लीट कर ली, अब हम इस रेस को फिर से शुरू कर रहे हैं, तो बैक टू स्क्वायर वन मतलब फिर से आप उस जगह पे वापस आ जाइए। फिर अगला है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है कि अपने अंदर कुछ बुरी भावना रखना। इल फीलिंग मतलब कि नीच वर्ण का या फिर आपसी दुश्मनी का, मतलब सामने वाले की तरफ से आपके अंदर क्या है कि बैड ब्लड है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो आपको पसंद नहीं करता तो उसके अंदर बैड ब्लड है, या फिर आप किसी को पसंद नहीं करते तो इसे ईडियम में वो बोल सकते हैं बैड ब्लड, मतलब कि मुझे उसके प्रति अच्छी भावना नहीं है, मुझे उससे नफरत सी है, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। बॉल इज़ योर और कोर्ट, मतलब बॉल इज़ इन योर कोर्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। जैसे आप टेनिस खेलते हैं तो जब बॉल आपकी तरफ आ जाता है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस बॉल को दूसरी तरफ फेंकें। तो इसका मतलब आप इसे याद रख लीजिए कि बॉल अगर आपकी कोर्ट में है तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप बॉल नहीं मारते तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप बॉल मार देते हैं दूसरी तरफ तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसी से आप याद रखेंगे अ बॉल इज़ इन योर कोर्ट मतलब टू रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, आप अगले एक्शन के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। फिर अगला है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कि जो कि व्यर्थ प्रयास करना हो जाता है। ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब बार्किंग मतलब होता है भौंकना। अगर कुत्ता एक दूसरे पेड़ पे भौंक रहा है तो वो गलत तरीके से, मतलब गलत पेड़ पे भौंक रहा है क्योंकि उस पेड़ पे उसको कोई चीज़ नहीं मिलने वाली क्योंकि वो दूसरा पेड़ था। तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए, एक डॉगी जो है वो किसी दूसरे पेड़ पे भौंक रहा है जबकि कोई चीज़ जो है वो दूसरे पेड़ पे है, तो वो गलत
ट्री पे भौंक रहा है तो इससे उसको कोई प्रयास नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब एक डॉगी जो है वो गलत पेड़ पे भौंक रहा है, जबकि जो उसे चाहिए वो दूसरे पेड़ पे है। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो सही से काम नहीं कर रहा है। अगला है हमारा बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है टू बी रेडी टू एगर टू लिसन। तो मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहना या तैयार रहना। जैसे कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, वो हमेशा बड़ों की बातें या फिर जो उनसे सीनियर है उनकी बातें को सुनने के लिए वो उत्सुक रहते हैं कि हम उनकी बात सुनेंगे तो वो मेरे लिए बेनिफिट रहेगा। तो बी ऑल ईयर्स, अपनी कान को खुला रखें और जो भी सामने वाला इंसान कह रहा है उसे आप ध्यान से सुने। अगला है टू ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब टू बी हैप्पी व्हेन पर्सन लीव्स। आप अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाता है मेहमान के तौर पे, जिसे आप पसंद नहीं करते, आप चाहते हैं ये जल्दी से चला जाए, अगर वो चला जाता है तो आपको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो आप इसी से वैसे याद कर लीजिए, टू ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब कि आप ग्लैड हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे किसे जाता हुआ देखकर जो आपके घर में रुका हुआ है, जो आपको पसंद नहीं है। तो इसलिए आप इसे याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है। टू हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव, टू ग्लैड टू सी बैक ऑफ। बैक ऑफ मतलब होता है पीछे जाना या फिर वापस जाना, और आप उसे देख के खुश हो जाएंगे। हमारा बी वेट बिहाइंड द ईयर। बी वेट बिहाइंड द ईयर का मीनिंग होता है अपरिपक्व, मतलब यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, युवा और अनुभवहीन। जैसे आप की अगर जॉब लगती है, आप ऑफिस में जाएंगे फर्स्ट डे, तो आपको वो सभी लोग जो हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेंगे और आप क्या होंगे उनके सामने, यंग होंगे और इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, मतलब आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आपका पहला दिन है। तो आप इसे उस तरह से याद रख लीजिए, उस समय आप लोगों की बातों को सुनेंगे कि कैसे कैसे हमें काम करना है। तो बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है कि यंग एंड एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड। फिर अगला है बीट अराउंड द बुश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्पीक इन अराउंड बट अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बोलना। बीट अराउंड द बुश मतलब होता है कि जो बात है वो आप सही से नहीं बता रहे हैं, इधर उधर गोल गोल बातें कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बोल्ड बोथ वर्ल्ड, तो आप इसे याद रखेंगे, बेस्ट ऑफ द बोल्ड वर्ल्ड मतलब हर तरफ से लाभ होना है। अ सिचुएशन वेयर समवन हैज़ टू प्रिविलेज ऑफ इंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपने एसएससी सीजीएल का भी पेपर दिया और सीएचएसएल का भी पेपर दिया और दोनों में आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये आपके लिए क्या हुआ? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो आपके लिए ये क्या हुआ? दोनों तरफ से लाभ हो गया। अगर आपने एमटीएस का भी पेपर दे दिया तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो गया, तो भी ये बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड होता है, मतलब हर तरह से आपको ही लाभ हो रहा है इसमें, इस सिचुएशन। आपने 3 एग्ज़ाम दिए और तीनों एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो गया, आपका नाम आ गया। तो दोस्तों आपने देखा इस स्लाइड में हमने कुछ ही ईडियम्स को याद किया, आइए उससे रिवाइज करते हैं। एट स्नेल पेस मतलब कि बहुत स्लो तरीके से काम करना या फिर धीरे धीरे तरीके से काम करना। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड मतलब प्लग झपकते ही कोई कार्य कर लेना विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। और एट द 11th आवर, तो एट द 11th आवर का मीनिंग होता है कि वेरी लास्ट मोमेंट में कोई काम करना। बैक टू स्क्वायर वन, तो हम अपनी स्टार्टिंग जगह पे वापस आ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब दोबारा से बचना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड होता है कि प्लान इट ऑल ओवर अगेन, फिर से योजना बनाना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मैंने आपको बता दिया कि ये होता है दोबारा से बनाना या फिर से प्लान करना। बैड ब्लड जो कि है काफ़ी ख़राब व्यक्ति जिससे आपके साथ दुश्मनी हो। बॉल इज़ योर ओन कोर्ट मतलब कि ये बॉल जब है ये आपके कोर्ट में आएगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर अगला है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब व्यर्थ तरीके से प्रयास करना। डॉगी इस पेड़ पे भौंक रहा है जबकि उस पेड़ पे उसको कोई नहीं मिलेगा, वो सब दूसरे पेड़ पे हैं। अगला है बी ऑल ईयर्स, ध्यान से सुनना मतलब कि टू बी रेडी टू एगर टू लेसन। फिर अगला है टू ग्लैड टू सी बैक ऑफ मतलब कि किसी को जाते देख आप बहुत खुश हो जाएंगे। टू बी वेरी हैप्पी अ पर्सन लीव। वेट बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब कि आप यंग है और जब आप ऑफिस में जाएंगे तो आप इनएक्सपीरियंस्ड हो गए, बस आप लोगों की बातों को सुनेंगे। बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना, जो मेन टॉपिक पे बात करनी है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, इसका मतलब होता है कि आपने कोई भी तरीके से एग्ज़ाम दिया, हर तरफ से आपको अच्छी खबर मिली, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से आपको ही लाभ हो। अगला स्लाइड आता है दोस्तों हमारा, ये आज का हमारा लास्ट स्लाइड है, तो इसमें भी कुछ ईडियम है, इसको हम देखते हैं। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब कि अपनी ही जीत की खुशी मनाना। टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट मतलब आप अपनी ही उपलब्धियों को बार बार बता रहे हैं लोगों के सामने, तो इसे कह सकते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। हिंदी में आप इसे याद रख सकते हैं कि ब्लो योर ट्रम्पेट, अपनी ही धुन बजाना, आप अपनी ही अचीवमेंट की बातें करते रहते हैं हमेशा। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मीनिंग होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन मतलब कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मतलब होता है जब 2-3 लोग बैठे हों आपस में और कोई बात नहीं कर रहा हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? ब्रेक द आइस मतलब कि कुछ ऐसी टॉपिक पे बात कर लेनी चाहिए जिससे सभी लोग बात करने लगें। तो आपने इसे याद रखेंगे कि ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, बातचीत शुरू कर देना। फिर अगला है बिल्ड
कैसल इन द एयर मतलब कि टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप्स। तो बिल्ड कैसल, कैसल का मतलब होता है कोई महल या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि आप हवा में बना रहे हैं। तो कोई भी कैसल या महल जो है वो हवा में नहीं बन सकता, तो ये आपके लिए क्या हुआ, एक इम्पॉसिबल सा ड्रीम होता है या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो करना असंभव हो। तो हवा में बातें करना, आप इसे याद रख सकते हैं। बिल्ड कैसल इन द एयर मतलब कि वो आदमी कुछ भी बोल रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। अगला है बरी द हैचेट। तो बरी द हैचेट का मतलब होता है विवाद शांत कर देना, मतलब कि बरी कर देना, उसको दफना देना। टू मेक पीस, आपने कोई भी चीज़ विवाद को दफना दिया है, मतलब उसे शांत कर दिया है, तो अब आप क्या करेंगे कि शांति बनाए रखेंगे। आइडियम आता है हमारा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है इरेगुलरली, मतलब अनियमित, कभी कभी। जैसे कि रैम्बो जो होता है वो आपने देखा होगा, जब बारिश होती है तभी दिखाई देता है, हर बारिश में नहीं होता, कभी कभी किसी बारिश में जो है वो रैम्बो दिखाई देता है। तो रैम्बो क्या हुआ, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब अनियमित है, वो कभी भी दिखाई दे सकता है इरेगुलरली तरीके से। मतलब आज की बारिश में नहीं दिखा तो 2 दिन की बाद की बारिश में वो आपको दिखाई दे जाए। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, कि जो रैम्बो है वो हमारा बाय फिट्स एंड स्टार्ट है, मतलब वो इरेगुलरली तरीके से हमें दिखाई दे सकता है। बाय लिप्स एंड बाउंड, बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है वेरी क्विकली या फिर बहुत तेज़ी से। तो लिप्स एंड बाउंड मतलब कि तेज़ी से, आप इसे याद रख लीजिए कि बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब होता है रैपिडली या फिर बहुत ही तेज़ी से। अगला है कॉल अ स्पेड मतलब साफ साफ कह देना। टू से द ट्रुथ अबाउट समथिंग, मतलब कॉल अ स्पेड, कॉल पे आपने किसी से एकदम साफ साफ बात कर ली। तो स्पेड मतलब होता है टू से द ट्रुथ अबाउट समथिंग, किसी के बारे में एकदम सही सही बात कर लेना। कांट जज बाय अ बुक बाय इट्स कवर, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है, आप सभी को पता होगा कि सिर्फ उसके बुक के कवर से उसका अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वो बुक ख़राब है या फिर वो बुक अच्छी है, मुझे मज़ा नहीं आएगा इस बुक से पढ़ाई करने में। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, हमें वो बुक को कवर से जज नहीं करना चाहिए, जो उस बुक में लिखा है हमें उससे जज करना चाहिए। अगला है कैच रेड हैंडेड। तो कैच रेड हैंडेड का जो इडियम है वो है रेड हैंडेड, जैसे आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि रंगे हाथों पकड़ लेना। टू कैच समथिंग डूइंग समथिंग इलीगल, मतलब कि वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि गलत है और उसी वक्त आपने उसको जाके पकड़ लिया। अगला है चिकन हार्टेड। तो चिकन हार्टेड आप समझ सकते हैं इसको, ये हो जाता है कॉवर्ड या फिर टिबिट, कमज़ोर या फिर कायर। तो आप इसे याद रखेंगे कि चिकन हार्टेड या लिली लिवर्ड जो है, ये दोनों इडियम एक जैसे ही हैं। चिकन हार्टेड या लिली लिवर्ड ये डरपोक व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है जो कि काफ़ी डरपोक हैं, टिमिड है या फिर कायर है। फिर अगला है चाइल्ड्स प्ले, ये हो चुका था, मैंने आपको बता दिया था। चाइल्ड्स प्ले मतलब कि बच्चों जैसा कोई ईजी सा चीज़ है जो हर कोई कर सकता है, मतलब ईजी है। इस स्लाइड में दोस्तों हमने कुछ इडियम देखा, आइए उसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से। ब्लो ऑन योर ट्रम्पेट मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी ही अचीवमेंट्स की बातें करते रहना। तो ब्लो ऑन ओन ट्रम्पेट। ब्रेक द आइस, हमने उस आइस को तोड़ा और हम लोग बात करना शुरू कर दिया, मतलब स्टार्ट कन्वर्सेशन हो गया। बिल्ड कैसल इन द ईयर मतलब कैसल को हवा में बनाना, मतलब फालतू की बात करना जो कि इम्पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बिल्ड कैसल इन द ईयर है बरीज हैचेट। तो बरीज हैचेट का मीनिंग होता है कि हमने वो बात को दफना दिया, अब हम उस बात से कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, हम अब शांति बना के रखेंगे। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, तो रैम्बो का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि रैम्बो जो है वो कभी कभी बारिश में आपको दिखाई देता है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट क्या है, रैम्बो है। अगला है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, तो बहुत ही तेज़ी से होना, वेरी क्विकली। लिप्स और बाउंड्स की तरह मतलब वेरी रैपिडली। अगला है कॉल अ स्पेड मतलब हमें कॉल पे क्या करनी है, सभी से साफ साफ बात करनी है, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना है, हमें उसके बारे में साफ साफ बात करनी है। अगला है कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, हम उस बुक का उसके कवर से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमें उस बुक को पढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरली और इट्स अपीयरेंस। कैच द रेड हैंडेड, तो कैच रेड हैंडेड में मीनिंग होता है कि हमने किसी को पकड़ लिया जो कि गलत काम कर रहा था। चिकन हार्टेड मतलब कि लिली लिवर्ड या फिर चिकन हार्टेड, ये दोनों इडियम है, तो आप इसे समझ सकते हैं कावर्ड या फिर टिमिड। मतलब चिकन हार्टेड छोटा सा दिल है इसके पास जो कि डरपोक होगा, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, चिकन हार्टेड या फिर लिली लिवर्ड कायर होता है या फिर कमज़ोर होता है। अगला है चाइल्ड्स प्ले जो कि इजी है आपके लिए, तो आप इसे याद रख सकते हैं, आसानी से किया जाने वाला कोई भी कार्य क्या होता है, चाइल्ड्स प्ले होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो में मैंने आपको कराया इडियम एंड फ्रेजेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी वीडियो को, और एसएससी जीडी के एग्जाम्स के लिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो जो है एसएससी एग्जाम से रिलेटेड, जीडी एग्जाम से रिलेटेड लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एसएससी जीडी के एग्जाम्स के लिए, तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।